हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल. यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो 12th क्लास के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें चैप्टर 5 बैंकिंग को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. बैंकिंग सिस्टम को लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो मनी के बारे में था कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. आज हम यहाँ बात करेंगे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में. तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर में ही लिखा है ऊपर ही नाम में ही कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? यानी कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज एक्सेप्टेड ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑफर टू लोन for the investment to the investor. यानी उस पैसे को पब्लिक से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक हो सकता है जो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हो और एज ए लोन प्रोवाइड कराता हो जिसे उसकी पर्सन की जरूरत है फॉर द इन्वेस्टमेंट. वो हमारे कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक में सबसे एक वर्ड आ जाता है स्प्रेड. स्प्रेड क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रेड क्या होता है, सो स्प्रेड होता है आपका इसमें दो बात होती है. यानी इंटरेस्ट ऑफ लोन, जो बैंक को अपने बैंक लोन प्रोवाइड कराता है किसे? इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर जो वो इंटरेस्ट रिकवर करता है अगर हम उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी जिसे वो आम जनता को देता है उनके डिपॉजिट पे, तो उसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है? स्प्रेड. ध्यान रखना, स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट ऑफ लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. जो आम जनता का पैसा डिपॉजिट हुआ है उस पर जितना हमने पैसा दिया है और जितना हमने उससे कमर्शियल बैंक ने पैसा कमाया है इंटरेस्ट ऑन लोन देके, उसे अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो हम स्प्रेड फाइंड आउट कर लेते हैं. स्प्रेड फाइंड आउट करने के यहाँ पे सिर्फ दो तरीके हैं. सो दूसरी बात करते हैं हम बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ वो तो हम डेफिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन ये कि आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और दूसरी बात एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड एडवांस लोन प्रोवाइड कराता है किसे? इन्वेस्टर को फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो ये कमर्शियल बैंक के बेसिक फंक्शन आते हैं. अब जो मेन और फंक्शन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट में कौन कौन से आते हैं? आपके चेकेबल डिपॉजिट और नॉन चेकेबल डिपॉजिट. चेकेबल डिपॉजिट कौन से होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट होते हैं जो अगेंस्ट द चेक डिपॉजिट हुए हो वो चेकेबल होंगे. और नॉन चेकेबल डिपॉजिट कौन से होते हैं? नॉन चेकेबल डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट में कोई चेक इशू ना हुआ हो वो हमारे नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं. दूसरी बात आती है इसी में ध्यान रखना है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट में, इसमें हमारे दो तरह का हो जाता है चेकेबल और नॉन चेकेबल. यानी चेकेबल जिसके अगेंस्ट चेक इशू हो रखा है और नॉन चेकेबल जिसके अगेंस्ट में कोई चेक इशू नहीं हो रखा है. अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है बैंक का, कमर्शियल बैंक का, वो आता है आपका मनी क्रिएशन. अब मनी क्रिएशन को यहाँ पे समझते हैं. मनी क्रिएशन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर कोई सपोज ए बैंक में डिपॉजिट करता है और उसे बैंक क्या करता है? एज ए लोन प्रोवाइड करा देता है लोन. और उसे दूसरी बात होती है CRR मेंटेन करने की. यानी CRR फिर यहाँ पे पहले मनी क्रिएशन से पहले समझ लेते हैं CRR क्या है. CRR एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जो कमर्शियल बैंक को RBI को डिपॉजिट का देना पड़ता है. यानी वो रिजर्व रखना पड़ता है RBI, यानी वो डेली बेसिस पे जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो RBI को दे देता है एज ए CRR. तो CRR मेंटेन करने के लिए RBI के पास डिपॉजिट करना होता है. तो अब यहीं पे बात समझते हैं. अगर फॉर एग्जांपल ए कोई पैसे डिपॉजिट करते हैं, सपोज दैट 1000 वो डिपॉजिट करता है, तो 1000 डिपॉजिट में सपोज मान लीजिए CRR आपकी
10% है। कितनी है? 10%। तो 10% CRR का मतलब है कि इसका 10% उसे मैनेज करना पड़ेगा, RBI को देना पड़ेगा। तो इसका 10% यानी 100 रुपये। 100 रुपये किसे देने पड़ेंगे? RBI को। तो बैंक, कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचा? 900 रुपया। अब 900 रुपये को कमर्शियल बैंक क्या करता है? किसी दूसरे पर्सन को दोबारा से उसे लोन दे देता है। लोन देने के बाद में वो लोन को फिर से डिपॉजिट करेगा, कहाँ पे? बैंक में। फिर क्या करेगा बैंक? फिर से CRR को मैनेज करेगा और उसके एक पर्टिकुलर 10% किसे दे देगा? RBI को। वहां से कितने रुपए बचे यहाँ पे? 810 रुपया। अब 810 रुपये को क्या करेगा? फिर से किसी को लोन दिया और उस लोन से फिर लोन, जिसने लोन लिया उसने फिर से उसे डिपॉजिट कर दिया। अब फिर से इसका जितना डिपॉजिट हुआ उसका 10% किसे देगा? RBI को। तो RBI इसे देने के बाद कितना पैसा बचा? अब देख लो, 810 में से 81 रुपीज कम कर लीजिए, तो इधर कितना? 7 to 9। अब ये जो पैसा बचा इसे वो फिर से लोन देगा। तो यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ टाइम कितना? लगभग 1000 रुपये जो पैसा एक ने बैंक में डिपॉजिट किया था वो किसके पास पहुंच जाता है? RBI के। और लगभग ये पैसा कंटिन्यू जब चलता है तो लगभग 10,000 रुपीज हो जाता है। अब मनी क्रिएशन कितना हुआ? यहाँ पे 9,000 रुपये। अब 1,000 रुपये जमा किए थे और बैंक ने 9,000 रुपये लोन पे भी दे रखा है। तो ये 10,000 रुपये कहाँ से क्रिएट होता है? मनी क्रिएशन से। किससे? मनी क्रिएशन से। यानी जितना भी आपका डिपॉजिट है उस डिपॉजिट को क्या करता है कमर्शियल बैंक? उसके एक पर्टिकुलर अमाउंट CRR के तौर पे किसे दे देता है? RBI को दे देता है। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसके पास, उस पैसे को वो क्या करेगा? उस पैसे को लोन पे देगा और इंटरेस्ट रिकवर कर लेता है। उसी हिसाब से उसका मनी क्रिएशन क्लियर हो जाता है। तो इसी चैप्टर में यहाँ पे देखा आपने 1,000 रुपये से 1,000 रुपये RBI के पास चले गए और क्रिएशन कितना हुआ? 10,000। यानी 9,000 कहाँ से आया? ये 9,000 इसी का रोटेशन। सो यहाँ आपने देखा कि 1,000 रुपये से 1,000 रुपये जमा भी कर दिया, RBI के पास भी चले गया और आज 10,000 रुपये क्रिएट हो गए हैं। तो 9,000 रुपये जो आता जो प्रोसेस होता है मनी क्रिएशन का, यहाँ से कमर्शियल बैंक इस तरह से मनी क्रिएट कर लेते हैं। अब सेकंड थिंग से आती है बात, एस्टिमेट द मनी क्रिएशन। यानी हम मनी क्रिएशन को कैसे एस्टिमेट करें, कितना गुना मनी क्रिएट हो रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला आता है यानी K से डिनोट करते हैं, K=1/CRR। CRR मैंने अभी बताया, CRR क्या है? दैट अमाउंट डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI। जो RBI के पास कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट के एक पर्टिकुलर परसेंटेज एज ए रिजर्व रखता है वो हमारा CRR होता है। ठीक है। सो आफ्टर द कमर्शियल बैंक को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या है? देखिए, हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इसी तरह से हर कंट्री का एक अपना बैंक होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ का अपना बैंक है। इस तरह हमारे यहाँ पे यह कह सकते हैं फेडरल रिजर्व कहाँ पे? USA में, RBI इंडिया में। तो ये वहाँ के एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक बेसिक फंक्शन क्या करता है? बेसिक फंक्शन मनी आपका जो मनी कंट्रोल या इकोनॉमी को एक तरह से इट ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है एंड क्रेडिट कंट्रोल करता है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी रखनी है, कितनी इशू करनी है, कब जरूरत होगी तो इशू करेगा, जब जरूरत नहीं होगी तो उसे कैसे वापस लेना है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक के सबसे पहला फंक्शन आता है बैंक ऑफ इशू नोट, यानी हर कंट्री का एक जो अपना सेंट्रल बैंक होगा वो वहाँ की करेंसी को इशू करेगा। जैसे मैंने बताया अभी हमारे RBI, यानी जितने हमारे यहाँ पे मनी चलती है, जितने भी नोट चलते हैं 100 का, 200 का, 500 का, 1000, 2000, वे सभी नोट्स को कौन इशू करता है? हमारे यहाँ RBI।
दूसरा बात आता है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई आपके अकाउंट नहीं खोलता कभी, ना किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अकाउंट खोलता। आरबीआई हमेशा गवर्नमेंट के अकाउंट खोलता है। गवर्नमेंट के अकाउंट से क्या, तो उनके अकाउंट मैनेज करता है। सो इट इज़ द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन आता है बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विदाउट आरबीआई परमिशन हमारे यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम में एंट्री नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले बैंक से परमिशन ले, आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले भी उसे अपना एक अकाउंट आरबीआई के साथ में ओपन करना होगा, जिसमें वो अपने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करेगा। दूसरी बात आती है सुपरविजन रोल। इसके एक सुपरवाइजर रोल होता है क्या, कि जितना बैंकिंग सिस्टम है वो फेयरली बिजनेस कर भी रहा है, नहीं अपना कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उन चीज़ को सबको सुपरवाइज करने का जो काम करता है वो आरबीआई करता है। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इन केस ऑफ कोई भी बैंक अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है किसी तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं रिसोर्सेज की कमी होना, अगर पैसे की कमी होने के बाद बैंक क्या करेगा, अपने डिपॉजिट से निकालने की कोशिश करेगा। तो अगर उसे किसी भी तरह का पैसा चाहिए तो उसे एज ए लोन आरबीआई प्रोवाइड कराता है बैंकों को, इसलिए इसे लास्ट रिसोर्स, लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी करके रखता है अपने पास, तो वो रिजर्व मेंटेन करके रखता है यहाँ पे कौन, आरबीआई। यानी आरबीआई सारे फॉरेन रिजर्व को जितना भी उसके पास है सबको मेंटेन करके रखेगा अपने पास कस्टडी में। उसके बाद होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का समझिए यहाँ पे, अब सपोज दैट दो बैंक है, एक ए बैंक है एक बी बैंक है। ए बैंक ने एक चेक रिसीव किया 15,000 का और बी ने एक कोई चेक रिसीव किया 10,000 का। तो अब ये आपस में चेक को नहीं क्लियर करते, इन चेक को कौन क्लियर करता है, वो करता है आरबीआई। आरबीआई इन दोनों के चेक को एक्सेप्ट करेगा और दोनों के अकाउंट से क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे क्लियरेंस वर्क जो करता है वो कौन करेगा, इसलिए इसे क्लियरेंस हाउस फंक्शन भी कहा जाता है। एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, लास्ट फंक्शन इसका कौन सा आता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में यानी लिक्विडिटी को कितना मार्केट में रखना है, कितनी लिक्विडिटी मार्केट से वापस लानी है, कितने न्यू इशू करने हैं, कितने पुरानी इशू को मैनेज करना है। तो सारी जितनी भी करेंसी यानी लिक्विडिटी मार्केट में है उस सबको मैनेज करने का जो काम है वो कौन करता है, आरबीआई। तो नौ बात करते हैं हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है एक सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में। तो इसके दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सेंट्रल बैंक। कौन कौन से, मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपका क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है इसमें 2 पॉलिसी रेट, यानी एक बैंक रेट एक रेपो रेट। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट होती है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान रखना है बैंक रेट में क्या होगा, यानी ये वो रेट है जिस रेट पे एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इसमें एक तरह से लोन ऑफर किया जाता है बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। यानी आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को जो ऑफर किया जाता है वो आता है हमारे 2 पॉलिसी में बैंक रेट में। यानी बैंक रेट वो रेट है जिसपे एक आरबीआई कमर्शियल बैंक को विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन देता है। दूसरी आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो है जिसमें हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये उस तरह का लोन है और ये बैंक रेट में आता है हमारे विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज। 2 पॉलिसीज रेट, सबसे पहले 2 पॉलिसीज रेट की अगर मैं बात करूँ 2 पॉलिसीज रेट में पहले सबसे मैनेज करना होता है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कौन सा है, ये वो डिपॉजिट का एक पार्ट है जो आम जनता से कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं और उसका कुछ % किसके पास, आरबीआई के पास देते हैं। किसे देते हैं, आरबीआई के पास, उन्हें मैनेज करना होता है तो उसे बोलते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो। दूसरा होता है एसएलआर, यानी आपका ये वो रेट होती है, ये वो रेशो है जिसमें एक बैंक को अपनी पर्टिकुलर लिक्विडिटी को
आरबीआई के पास मैनेज करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें कैश, गोल्ड वगैरह वो सब इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये आरबीआई के पास रखता है बट ये पब्लिक डिपॉजिट का एक पार्ट होता है, जबकि ये बैंक का खुद का पार्ट मैनेज करने के लिए रखा होता है। एंड तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब आरबीआई को लगता है कि गवर्नमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देता है डिस्काउंट पे, जिससे क्या होता है आम जनता या कोई भी ओपन वो खुद भी खरीद सकता है, जिससे कि लिक्विडिटी सारी आरबीआई के पास चली जाती है। जब उसे लगता है कि आरबीआई लिक्विडिटी कम हो गई है मार्केट में, तो फिर से उन्हें क्या करता है, उनसे परचेज कर लेता है उन सिक्योरिटीज़ को, तो फिर दोबारा से लिक्विडिटी मार्केट में आ जाती है। तो वो आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी पे बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है आपके, सबसे पहले होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को एक थोड़ा सा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जितना मुझे लोन चाहिए। मार्जिन क्या है, जितना मुझे लोन चाहिए, और कोलेटरल सिक्योरिटी अगर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, सपोज मुझे 1 करोड़, मुझे 80 लाख का लोन चाहिए और मुझे सिक्योरिटी 1 करोड़ की देनी पड़ रही है, तो जो 20 लाख है वो 20 लाख कहाँ आएगा, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा होता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, सो सेकंड फंक्शन जो क्वालिटेटिव होता है वो आता है आपका रेशनिंग क्रेडिट। रेशनिंग क्रेडिट में अगर हम बात करें यहाँ पे रेशनिंग क्रेडिट की, तो रेशनिंग क्रेडिट में क्या है, रेशनिंग क्रेडिट इज रेफर टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटेशन फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस होते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से पैसा जो आता है, पैसा उसमें लगा हुआ होता है, उन सब का जो ध्यान रखता है वो आरबीआई रखता है, किससे, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट से। एंड नेक्स्ट आता है लास्ट वन हमारा मॉरल सिटीजन। मॉरल सिटीजन क्या है, देखिए कोई भी बैंक हो उसे आरबीआई के एडवाइस को मानना पड़ता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो इन्फ्लेशन के केस में क्या करेंगे, तो इन्फ्लेशन के केस में वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी बॉन्ड कर देता है कमर्शियल बैंक को कि उन्हें लोन इशू नहीं करना है। वो बताता है कि कब उन्हें लोन, जैसे डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, डिफ्लेशन में क्या हुआ, वहाँ पे वो लोन इशू कर सकते हैं, यानी जितना चाहे उतना लोन दे सकते हैं। पर इनकी जो कितना लोन दे सकते हैं आम जनता को, या कितना बिजनेस के लिए दे सकते हैं लोन, वो कौन बताता है, वो एडवाइस करता है आरबीआई। वो बताता है कि आपको कितना लोन इन्फ्लेशन के टाइम पे रोकना है और कितना डिफ्लेशन के टाइम पे एक्सेस देना है। तो वो आता है आपका मॉरल सस्टेन, यानी आरबीआई के कोई भी एडवाइस को कमर्शियल बैंक इग्नोर नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन लास्ट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।